नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में है हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और चूंकि अभी आप चुनावी माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, चूंकि दंगल यहीं से शुरू हुआ है। और इंडिया गठबंधन भी अब पहली बार, जब हम इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं उस समय दिल्ली में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार का बड़ा दिन होने वाला है चुनावी लिहाज से, क्योंकि मोदी की भी रैली होगी, इंडिया गठबंधन की भी पहली अगर कहें संयुक्त रैली पटना के बाद बड़े तादाद पे तो इसको कहा जा सकता है। तो हम आपसे चुनावी माहौल दिल्ली और आसपास के इलाकों में समझने की कोशिश करते हैं। और चूंकि इंडिया गठबंधन की रैली जो बुलाई गई है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है ये रैली, बल्कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए है। जी, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जाहिर सी बात है, चुनाव आएंगे तो रैलियां होना स्वाभाविक है। और अगर कोई पार्टी अकेले लड़ रही है तो अकेले रैली करती है, गठबंधन लड़ रहा है तो गठबंधन रैली करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के अन्य दल हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो ताकत दिखा रहे हैं, इसमें हमारे को ये भी देखना चाहिए, देर हो गई एक तो। दूसरा क्या है कि इसमें सारे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके परिजन इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कोई जांच का सामना कर रहा है, कोई पूछताछ के लिए हिरासत में है, किसी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ये सब के सब इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि मंच पर जो भी नेता हैं वो या तो उनका कोई घर वाला जेल चला गया है, या जाने वाला है, या उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने कुछ गलत किया है और आप अकेले हैं तो आपको डर लगेगा, लेकिन जब 4, 5, 6, 7 या ज़्यादा लोग साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा सा दुख दर्द बढ़ जाता है। तो ये और मुश्किल समय में एक दूसरे का अगर साथ देने के लिए कोई मिल जाता है तो थोड़ा सा वो कष्ट भी कम हो जाता है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो कि ईडी की हिरासत में हैं, अब आप देखिए कि जब वो उनकी पत्नी यहाँ पर आई तो सीधा अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिली, मुलाकात हुई उनकी। तो दिखा रहा है कि सारे के सारे ये जो नेता हैं ये देश बचाने के लिए नहीं, परिवार बचाने के लिए, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए और जेल से बाहर निकलने के लिए या जेल जाने से बचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यही हम देख सकते हैं कि जब ये नेता जो जिनके ऊपर इतने आरोप लगाए हैं, आप देखिए कि जो देश की राजनीति को एक अलग तरह की राजनीति देने का वादा करके सत्ता में आए थे, देश को सुराज और स्वराज के सपने दिखाए थे, वो आज शराब के मामले में जेल में हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जेल में हैं, आप देखिए कि उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे सत्येंद्र जैन, वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, वो जेल में हैं। एक और मंत्री कैलाश गहलोत से एक दिन पहले ही पूछताछ हुई। और जो राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, वो संजय सिंह, वो जेल में हैं। अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं। और आप जरा गौर कीजिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल के 28 मार्च को जब हिरासत की अवधि खत्म हुई थी, जब दोपहर को पेश किया गया था, तो उन्होंने खुद भी कहा था कि मेरे को इनकी हिरासत में रहने में या मैं पूछताछ में सहयोग करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि वो हिरासत में रख रहे हैं तो वो पूछताछ करें, जो भी उनको पूछताछ करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरा कुल मिलाकर मामला देखेंगे तो ये जो कट्टर ईमानदारी की बात कही जा रही थी, उस ईमानदार शब्द को एक तरह से धक्का पहुंचाया गया है, उस ईमानदार शब्द को बदनाम किया गया है। ये सारा प्रकरण ये दिखाता है। और मुझे लगता है ऐसा कि जन विश्वास कम हुआ है, कमजोर हुआ है, जन विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। और आंदोलन से उपजी एक पार्टी को जिस प्यार के साथ जनता ने सत्ता सौंपी थी, उस प्यार को, उस विश्वास के साथ आघात हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के ऐसे कोई आंदोलन से पार्टी उपज पाएगी या वो जन विश्वास हासिल कर पाएगी, ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। एक सवाल क्योंकि बार बार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, क्योंकि हम चुनावी मुद्दों पर आए, कि प्रफुल्ल पटेल का मामला बंद हो गया, वो एनडीए में शामिल हुए, मामला उनका बंद हो गया। वहीं एक और आरोप लग रहा है कि जो दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी के जो सरकारी गवाह हैं, पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो बाहर आए, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गए, अब उन्हें टिकट दे दिया गया एनडीए की ओर से, बीजेपी ने नहीं दिया है लेकिन इसकी सहयोगी पार्टी ने। तो कहीं कहीं
ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो उसके साथ चला गया वो ईडी और सीबीआई से बच जाएगा, जो नहीं गया वो फंस जाएगा। हाँ, नहीं देखिए, ये जो आरोप है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए कि सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है। सरकार का ये कहना है कि ये जितने भी मामले हैं उनमें से अधिकांश हैं जो मामले वो यूपीए के दौरान दर्ज हुए थे और उनमें केस आज भी चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार का ये दावा है कि अब तक एक भी केस, चाहे वो भले ही बीजेपी में आ गया हो, एनडीए में आ गया हो, लेकिन किसी के खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया गया है। अच्छा, अब आपने बात करी है प्रफुल्ल पटेल की, जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है तो उसके लिए कोई आधार होगा कि क्यों वो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन अभी सीबीआई ने सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, अदालत का फैसला उस पर नहीं आया है। अदालत क्या फैसला देती है, क्या अदालत उस क्लोजर रिपोर्ट में कही गई बातों को सही मानती है, ये देखना होगा। और अदालत अगर मान लीजिए कि वो क्लोजर रिपोर्ट अदालत ने मान भी ली है, उसके बाद भी सरकार चाहे तो उसको चुनौती दे सकती है ऊपरी अदालत में, तो मामला खत्म हो गया ऐसा नहीं है। तो ये हमको नहीं देखना चाहिए कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, अदालत का फैसला कहाँ आया। अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए और उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। सरकार नहीं जाती तो आप चले जाइए अदालत में, कोई दूसरा भी जा सकता है उसको चैलेंज करते हुए, तो ये देखना होगा कि कैसे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब सरकार की तरफ से मदद मिलने का आरोप लगाकर किसी को रिहा करा दिया जाता है, बरी करा दिया जाता है, तो उसको तीसरा पक्ष भी कई बार चुनौती दे देता है। तो जिसको दिक्कत है, सबके पास अधिकार है, सबके पास कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप जाइए अदालत के पास, अदालत के द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन अदालतों पर बेकार का प्रेशर मत बनाइए। अगर जो निर्णय मेरे अनुकूल आ गया है, मेरे को लगता है कि ये मेरे को लगता है कि ये निर्णय जो है मेरी विचारधारा से, मेरे विचारों से, मेरी नीतियों से मेल खाता है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर वो मेरी विचारधारा से, मेरे विचारों से अगर मेल नहीं खाता है तो मैं विरोध करूंगा। सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ अभियान चलाऊंगा, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चलाऊंगा, तो वो गलत है। देखिए, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और उस पर कोई भी हम नहीं कह सकते कि सवाल उठा सकता है। जिसको सहमत नहीं है, असहमति का अधिकार सबको है, लेकिन उस असहमति के अधिकार का आप बेजा उपयोग मत कीजिए, आप उसको चुनौती दीजिए, अदालत आपकी बात सुनेगी। बिल्कुल। सर, अब थोड़ा सा कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जो कि बार बार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी की उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं सरकार की ओर से, खासकर आईटी डिपार्टमेंट की ओर से लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। तो ये आरोप तो चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी गठबंधन सहयोगियों के साथ बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में पूर्णिया सीट से लड़ाने के लिए पप्पू यादव को पार्टी ने शामिल कराया। लालू ने बोला कि हम पूर्णिया सीट अपने पास रखेंगे, आपको नहीं देंगे, वो सीट ये नहीं छुड़वा पाई। औरंगाबाद की सीट नहीं छुड़वा पाई। प्रियंका गांधी अपने करीबी के लिए मुरादाबाद सीट नहीं छुड़वा पाई। वाराणसी सीट कांग्रेस नहीं चाहती थी, वो नहीं ले पाई अपने पास। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपको ही वाराणसी रखना पड़ेगा, वाराणसी के अलावा हम आपको कोई सीट नहीं दे सकते हैं। महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे संजय निरुपम, वर्षा गायकवाड़ जैसे नेता जो सीट चाहते थे, वहाँ पे उद्धव ठाकरे ने पहले ही उम्मीदवार। तो कांग्रेस की स्थिति क्या दिखाई दे रही है सर? कांग्रेस में जो नेता आ रहे हैं उनको भी ये गारंटी नहीं है कि वो आएंगे, वो सीट उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया पूर्णिया का। वो तो बेचारे अपनी पार्टी का भी उन्होंने सवाल कर दिया लाके। और पप्पू यादव कोई छोटे मोटे कम से कम 5 से 7 सीटों पर, जो खास करके सीमांचल क्षेत्र हैं, वहां उनकी पकड़ है। और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया था। जी बिल्कुल, और कई वादे किए गए थे, कई नेताओं से वादे पूरे नहीं कर पाए। तो इसीलिए तो जब जो नेता हैं उनको लग ही नहीं रहा है कि हमारी जो एक तो क्या जो वार्ताकार हैं, जो गठबंधन में बातचीत कर रहे हैं सीटों के समझौते के लिए, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। बिल्कुल, और ये आपने संजय निरुपम भी यही कह रहे हैं। तो आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, जो लोग वार्ताकार हैं उनका अपना कोई जनाधार ही नहीं है। वो सिर्फ कह सकते हैं कि सत्ता के बस वो खाली बस वो हमेशा वार्ताकार ही रहे हैं। तो वो लेकिन अपनी पार्टी का वो सही से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। जो जहां पर अब खाली नंबर बढ़ाने की बात है महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस के लिए, बाकी जो उनको सीटें दी गई हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं जो जहां पर सेम बिहार में 9 सीटें जो मिली है उनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे बच्चा भी आंख मूंद के कह सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ क्यों अपना, कांग्रेस का नामो निशान उन सीटों पर नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी है। तो आप देखिए कि सिर्फ कांग्रेस ने नंबर बढ़ाने
बढ़ाने के लिए कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर कोई आधार नहीं है उनका। तो ये जो वार्ताकार थे, एक तो उनकी विफलता भी है और इससे उनकी अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी झलकती है। दूसरा, ये जो कांग्रेस के लिए जिस तरीके से ये छोटे छोटे दल आज कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस की अपनी जो कमियां हैं वो जिम्मेदार हैं और कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उसको अपने जब सहयोगी आंख दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी जब उसको एक सीट पूर्णिया के लिए साफ मना कर दे रहे हैं, अपने सहयोगी उसके लिए महाराष्ट्र में एक तरफा सीटें घोषित कर दे रहे हैं, मुरादाबाद जो प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी भी वो सीट कंफर्म नहीं कर पा रही थी अपने लिए भी जी, लेकिन वो सीट वो नहीं दी। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत इस समय क्या है। इसीलिए पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो जा रहे हैं, वहाँ से उम्मीदवार बन जा रहे हैं। आप तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में तो अभी वो क्या बोलते हैं, बीआरएस को देख लीजिए, बीआरएस सत्ता से गई तो सत्ता से जो चला जाता है फिर उसमें भगदड़ मचती है। बिल्कुल। तो ऐसी ही भगदड़ कांग्रेस की में मची हुई है। 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है और आगे भी पता नहीं कितने साल तक सत्ता में आने के आसार नहीं है। तो इसलिए लोग भाग रहे हैं क्योंकि सबको अपने करियर की चिंता है। और दूसरा एक चीज़ और होगी कि एक माहौल को भी लोग भांप लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, उस माहौल के को भांप कर भी लोग उसी धारा में बहना चाहते हैं। आप देखिए, बीजेपी ने इतने लोगों के टिकट काटे, बड़े से बड़े लोगों के टिकट काटे, किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया। मैं देख रहा था कि रामविलास पासवान के भाई जो शुरू में कह रहे थे कि हमको दुख पहुंचा है, तमाम तरह की बातें कही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो निर्णय किया हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, सब वीके सिंह है, अश्विनी चौबे हैं, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े दिल्ली में सब लगभग सबका टिकट काट दिया। तो सब अच्छा, सब पार्टी के लिए काम भी करते दिख रहे हैं। हम तो फील्ड में रहते हैं तो दिख रहे हैं कि जितने भी टिकट कटे इनके सब वो मैदान में हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि और कहाँ जाएं, विकल्प नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो आपने उदाहरण दिया ना, मुझे लगता है कि ये जो माहौल था इसको नीतीश कुमार ने भांप लिया था। अब अगर मान लीजिए आज वो उसमें इंडी गठबंधन में होते तो आज अभी यानी कि कल उनकी सीटों का समझौता आया होता, बिल्कुल, है ना। तो अब आरजेडी ने जब 23 सीटें ली हैं तो कितनी मिलती अच्छा। और वो आप ऐसे ही देखिए कि जो और जो सहयोगी जो निकले हैं इस गठबंधन से, चाहे आरएलडी हैं, तो अब वो आज या कल में समझौता आया होता। तो ये दिखता है कि इन लोगों ने पहले भांप लिया था कि भैया यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है और यहाँ पर कोई सहमति नहीं बनने वाली है। इवन अगर सहमति बन के हमने नाम घोषित भी कर दिए तब भी बवाल होना है, तो इससे अच्छा पहले ही कट लो। और वो उन्होंने सही समय पर सही निर्णय ले लिया था। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि जो हम देख रहे थे, एक बड़े गठबंधन के तौर पर विपक्ष चुनाव में उतरेगा और बीजेपी को टक्कर दे सकता है, लेकिन विपक्ष बिखरा नजर आ रहा है। और इस बिखराव को देखकर जनता का भी विश्वास गठबंधन राजनीति के प्रति और कमजोर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता कोई ऐसा विकल्प चुनेगी कि हमारे केंद्र में कोई अस्थिर सरकार बने या राजनीतिक अस्थिरता देश में आए। खिचड़ी सरकार वो कतई नहीं चाहेगी। बिल्कुल। चूंकि आप स्टूडियो में हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा भी प्रोग्राम हो सकता है जी। तो सर एक और भाजपा की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, भाजपा ने लगभग, आपने जिक्र भी किया कि लगभग 405 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जिनमें से 100 से ज़्यादा सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी हटाया गया है, मतलब टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में भाजपा की रणनीति अब तक आपको क्या दिखाई दे रही है? दूसरी चीज़ सर कि भाजपा ने भी एक कोशिश तो किया था ना कि उसके जो अलायंस पार्टनर थे पुराने इस वक्त में वो वापस आ जाए। टीडीपी के साथ सफलता भी मिली है, लेकिन बीजेडी अकाली दल से गठबंधन नहीं हो पाया। तो भाजपा यहाँ से आक्रामक तो होगी ही, चुनाव प्रचार जैसे जैसे होगा। तो अब भाजपा की नीति क्या है, भाजपा किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है? और खास करके मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस ने तो बहुत पहले घोषित कर दिया गया था, भाजपा ने शनिवार को घोषित किया है। नहीं, इसमें आपके दो प्रश्न रहे। तो पहला जो आपने कहा मैनिफेस्टो का, तो मैनिफेस्टो में आपने जैसे बात करी कि बीजेपी का अब मैनिफेस्टो कमेटी आई है, तो इसमें हमको ये देखना होगा कि उन्होंने बीजेपी ने एक अभियान चलाया था कि हमारे संकल्प पत्र के लिए सुझाव दीजिए। बिल्कुल। तो उसमें जितने भी इनके लोकसभा के कैंडिडेट्स हैं वो अभी कल तक भी वो बॉक्स लेकर अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में घूम रहे थे, उसमें जनता से सुझाव इकट्ठे कर रहे थे। मैं खुद भी था 2-3 संसदीय क्षेत्रों में दिल्ली में, तो हमने देखा कि बॉक्स में लोग अपना आके सुझाव दे रहे हैं कि क्या संकल्प पत्र में होने चाहिए। और बीजेपी ने इस बार संकल्प पत्र के सुझाव के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए, चाहे नमो ऐप के माध्यम से सुझाव एकत्रित करने की बात हो, और भी सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे लिंक वगैरह प्रदान किए गए जिसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जो सूची 27 लोगों की है सर, उसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो
एसी कमरों में बैठने वाला है, सबका अपना अपना जनाधार है अपने अपने क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, और सारे के सारे जो हैं वो चुनाव जीतने वाले भी हैं, चुनाव जिताने वाले भी हैं, ऐसे ही नाम है सारे के सारे, इसलिए वो मैनिफेस्टो कमेटी में लाया गया। और मुझे लगता है कि बीजेपी का जो इस बार का संकल्प पत्र आने वाला है, जैसा प्रधानमंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बड़े कार्यों, बड़े बदलावों का, बड़े कार्यों का होगा, तो मुझे लगता है कुछ बड़े वादे भी होंगे और आम जनता के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं वो इस संकल्प पत्र में शामिल होंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया था कि ईडी जो पैसा जब्त करती है वो पीड़ितों में वितरित किया जाए, तो इस बारे में कानून बनना चाहिए, हम ऐसा कोशिश करेंगे तीसरे कार्यकाल में। तो क्या देखना होगा, वो वादा अगर आता है आता है तो बड़ा वादा होगा। जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि 15 लाख का एक जुमला फेंका था, तो वो तो चलिए चुनाव में एक बात कह दी थी और वो जुमला हो गई, 15 लाख नहीं आए किसी के अकाउंट में। लेकिन अगर ये वादा घोषणा पत्र में आ जाता है, संकल्प पत्र में आ जाता है कि ईडी जो पैसा जब्त करती है वो पीड़ितों में बटेगा, तो मुझे लगता है कि जो लिखित में वादा किया गया है उसका असर तो होगा वो एक बड़ी चीज देखने को मिल सकती है। और देखना होगा कि देश की जनता ने क्या सुझाव दिए हैं, क्या प्राथमिकता के आधार पर जनता कार्य चाहती है इस नई सरकार से, तो वो सब इसमें देखेंगे। और इसके अलावा आपने जैसा कहा कि जो टिकट कटे हैं, तो टिकट कटे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे लोग थे जिनको रिपीट नहीं किया गया है, उसके तमाम कारण भी रहे। उसके लिए भी बीजेपी ने चाहे नमो ऐप के माध्यम से लोगों से, क्षेत्र की जनता से फीडबैक लिए थे, और बीजेपी के जो विस्तारक हैं, बीजेपी के जो संगठन के जो लोग हैं और जो संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं, उनके भी जो तमाम लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों का फीडबैक भेजते रहते हैं, वो तमाम आधार पर, और उस व्यक्ति ने पार्टी के जो संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कितना हिस्सा लिया, उस व्यक्ति ने जो सरकार के जो विकास कार्य हैं उसके या लाभार्थियों से संवाद का जो कार्यक्रम होता है उसमें कितना हिस्सा लिया, संसद में उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति कितनी रही, और संसदीय कार्यों में उसकी रुचि कितनी रही, क्या लेखा जोखा रहा। तो तमाम तरह के रिपोर्ट कार्ड, तमाम पहलुओं पर गौर करके ये निर्णय लिया गया। और कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए अलग भूमिका देखी गई है कि उनको अगले ही साल या अगले ही इसी साल में कहीं कोई चुनाव और होने वाले हैं विधानसभा के, और कुछ वहाँ पर उनका उपयोग किया जाए, किसी का पार्टी संगठन में उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए ये निर्णय लिए गए हैं कि जिनके टिकट काटे गए, कुछ के खिलाफ नाराजगी भी थी, तो वो नाराजगी का जो दंड है कहीं पार्टी को ना भुगतना पड़ जाए, इसलिए भी टिकट काटे गए। लेकिन सबके सब काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा जो जिनके टिकट कट गए लेकिन वो वहाँ पर बिजी हैं सारे के सारे, तो ये हमको देखना होगा। और जैसा कि आपने अभी एक और चीज़ कही थी कि वो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन के तहत इनको सीटें मिल गई हैं, तो ये जो सीटें इनको मिली हैं कांग्रेस को, मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद एक इतिहास बनाने जा रही है, क्योंकि अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पिछले 2019 में एक ही सीट आई थी रायबरेली की, बिल्कुल है ना। तो मुझे लगता है कि शायद ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश में शायद कांग्रेस के पास एक भी सीट ना रहे, और अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से देश की राजनीति बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीतिक तापमान जो है, जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आएंगे, खास करके 19 अप्रैल, वैसे वैसे चुनावी तापमान बढ़ेगा, और ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब आपसे लगभग 2 महीने तक ऑनलाइन ही जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन ही जुड़ेंगे हम लोग, चुनाव क्षेत्रों में रहेंगे, चुनावी क्षेत्रों में रहेंगे, तो उसका भी खैर अपना मजा है। सही बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।